नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर। पिछले सप्ताह हमने राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया, यानी देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती। थियोरी ऑफ नंबर्स और मैथमेटिकल फंक्शंस में उनका योगदान पूरा विश्व मानता है। हाइपरजियोमेट्रिक सीरीज, रायमान सीरीज और एलिप्टिक इंटीग्रल्स जैसे गूढ़ बिंदुओं पर भी उनका उत्कृष्ट कार्य रहा है। वर्ष 2012 में 22 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया। 2012, वो भी 22/12 के दिन। दिलचस्प आंकड़े हैं 2012 और 2212। और इस वर्ष की इसी तारीख को गौर से देखिए, 22 दिसंबर 2022, यानी 2212 2022। और 2 ही दिन पहले यानी 20 दिसंबर को 2012 2022। रामानुजन होते तो अंकों की इस अद्भुत श्रृंखला से भी कोई समीकरण बना देते। जैसे उन्होंने 1729 जैसे सामान्य आंकड़े को हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में अमर कर दिया। अंकों की दुनिया, अंकों का जादू, अंकों के उस महान जादूगर को समग्र विज्ञान जगत की ओर से शत शत नमन। वैसे ख्याल आया, आकाशवाणी के प्रसारण कर्मी भी तो अपने तौर पर एक तरह से कलात्मक समीकरण ही बनाते रहते हैं किसी कार्यक्रम को बनाते हुए, यानी शब्दों की दुनिया, शब्दों का जादू। सुनते रहिए राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। इन दिनों बाहर से आ रही कुछ खबरों ने कोरोना काल की याद दिलाई। ये भी याद आ गया कि उस समय देश की अनुसंधान संस्थाओं ने वैक्सीन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जानने की उत्सुकता तो होती है कि कैसी होती होगी फार्मास्यूटिकल से जुड़े अनुसंधान और उच्च शिक्षा की दुनिया। चलते हैं हैदराबाद, सीधे वहां स्थित राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइपर। निदेशक नाइपर हैदराबाद और अहमदाबाद डॉक्टर शशिबाला सिंह। सारे देश में 7 नाइपर हैं। सबसे पहले मोहाली है, जो सबसे पहले आया था 1998 में। उसके बाद 6 नाइपर 2007 और 2008 के बीच में स्थापित हुए। उसमें से एक हैदराबाद है, गुवाहाटी है, रायबरेली है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, हाजीपुर है। तो ये 7 नाइपर, इनका जो है फोकस अलग अलग है। नाइपर हैदराबाद का फोकस है एपीआई में, एपीआई और रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स में है मेन फोकस है। लेकिन और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ हम काम करते हैं, जैसे कैंसर पे काम करते हैं, हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ पर काम करते हैं, हम ग्रीन केमिस्ट्री में काम करते हैं, हम लोग प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में काम करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स है जिसमें हम अलग अलग डिजीज़ को उन एनिमल्स में पैदा करते हैं और फिर उसका निरीक्षण करते हैं कि ये डिजीज़ से सेल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, जीन्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ऑर्गन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, टिश्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और बॉडी सिस्टम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको हम बिहेवियर पैरामीटर्स के द्वारा स्टडी करते हैं। हम अभी 11 कोर्सेज चलाते हैं जो पीजी और पीएचडी दोनों डिग्री हमें यहाँ प्रदान करते हैं बच्चों को। जब मैं आई थी हमारे पास 7 कोर्सेज चल रहे थे और 4 और हमने ऐड किए हैं पिछले 2 साल में, और अब हम 11 कोर्सेज चलाते हैं। उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। एक है मेडिसिनल केमिस्ट्री, प्रोसेस केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट, फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिकल डिवाइस, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिक्स, और हम फार्मा के बच्चों को एमबीए डिग्री प्रदान करते हैं। इन सब में एडमिशन लेने का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो 7 नाइपर का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं। फिर हम सारे भारतवर्ष में अलग अलग सेंटर रखते हैं, वहाँ बच्चे आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे फिर हम काउंसलिंग करते हैं। तो पीजी के लिए एक एग्ज़ाम होता है और पीएचडी के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है।
और उस हिसाब से जो भी बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं, और फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो और किस नाइपर में लेना चाहते हो। 2 चीज़ों के बेसिस पे जो बच्चे की मेरिट लिस्ट होती है, 3 वेरिएबल है। मेरिट लिस्ट, किस सब्जेक्ट में लेना है और कहाँ लेना है, इसका तालमेल बिठा के मेरिट लिस्ट को प्राथमिकता दी जाती है और उस हिसाब से बच्चों का अलग अलग नाइपर में उनको जिस सब्जेक्ट में चाहिए उसमें उसका एडमिशन हो जाता है। बच्चे, मैं देखती हूँ कि जो बी फार्मा के कॉलेजेस बहुत हैं हिंदुस्तान में, और जहाँ हम हैं नाइपर हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तो बहुत कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चों को ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है, बी फार्मा मिलती है। जो पीजी फार्मा के लिए बी फार्मा एक अनिवार्य डिग्री है जो होनी चाहिए। तो बी फार्मा के बच्चे जो भी हैं वो एम फार्मा के लिए हमारे किसी भी नाइपर में एडमिशन के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसकी जानकारी हमारी वेबसाइट पे होती है, सारे नाइपर की वेबसाइट पर इसकी जानकारी होती है। एग्ज़ाम कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सब जानकारी सब नाइपर की वेबसाइट पे उपलब्ध रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर। स्वरांश सौजन्य सीमा कुमारी और वी उदय शंकर, आकाशवाणी हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारी उच्च अनुसंधान संस्थाओं की सूची में एक बड़ा नाम है नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एरीज। खगोल शास्त्र में हो रहा नया रिसर्च आधुनिक जीवन के हर पहलू को छूता है, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को भी। एक मुलाकात एरीज के निदेशक प्रोफेसर दीपांकर बैनर्जी के साथ। नमस्कार। एरीज पहले उत्तर प्रदेश स्टेट ऑब्जर्वेटरी के नाम से जाना जाता था। 2004 साल में जब उत्तराखंड के जन्म हुआ है, उस टाइम में एरीज का जन्म हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार की संस्थान के रूप से एरीज का जन्म हुआ है। पुराने दिन में जब स्टेट ऑब्जर्वेटरी हुआ करता था, उस टाइम में प्राइमरीली हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ही काम करते थे। तो सबसे पुराना टेलीस्कोप अभी संपूर्णानंद टेलीस्कोप, अभी स्वर्ण जयंती 2 हफ्ते पहले ही हम लोग मना रहे थे। तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट 1 मीटर क्लास टेलीस्कोप दूरबीन इंडिया से अभी भी चालू है। हमारा जो छात्र है जो पीएचडी करते हैं, अभी भी वो 1 मीटर टेलीस्कोप से रिसर्च में लागू है। तो एरीज का अभी इस जमाना में हमारा खगोल शास्त्र के बगैर हम लोग एटमॉस्फेरिक साइंस के ऊपर भी रिसर्च करते हैं। तो वहाँ से काफी सारे एटमॉस्फेरिक साइंस का जो डेटा लिया जाता है, ST रडार बोल के हमारा एक फैसिलिटी है, उसके ऊपर पोल्यूशन का एरोसोल वगैरह कार्बन के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी होता है एरीज से। ये हमारा मनोरा पीक का नैनीताल में पुराना जो कैंपस है। बट हाल ही में हम लोग अभी नया हमारा कैंपस आया है देवस्थल में। ये मुक्तेश्वर के पास है और देवस्थल में अभी हमारा 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप अभी दुनिया से अभी सबसे बड़ा दूरबीन है। 2005 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किए थे। ये हमारा बेल्जियम के साथ भी हम लोग को मिलजुल के ये टेलीस्कोप बनाए थे और कुछ ही दिन में आप लोग देखेंगे कि देवस्थल में हम लोग एक नया 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। उससे अभी ऑलरेडी काम चालू हो गया है। हमारा बोलते हैं कि फर्स्ट लाइट इमेज, जैसा हम दूरबीन आकाश में लेने के बाद पहले जो इमेज हम कलेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी वेरिफिकेशन फेज चल रहा है। हम लोग मार्च का फर्स्ट वीक में इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन करेंगे। बात करें एरीज की शोध कार्य की, तो ऐसे क्या मुख्य शोध कार्य रहे हैं जिनकी वजह से एरीज को जाना जाता है? देखिए, 50 साल पहले हमारा तो दूरबीन का साइज छोटा होता था, इसीलिए पहले तो जानकारी हमारा पास का जो प्लैनेट्स हो उसके ऊपर काम ज्यादा होता था। तो एरीज से एक्चुअली यूरेनस का जो रिंग है उसका पहली आविष्कार वहां से हुआ था। कावलूर में भी हमारा एक टेलीस्कोप है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का, उसके साथ मिलजुल के ये आविष्कार जो यूरेनस के रिंग से काफी दिन पहले उसके बारे में काम हुआ था। उसके बाद हम लोग और दूर देखने के उत्सुक हुए। स्टार क्लस्टर के हम लोग काफी काम किए हैं। एरीज के पहले जो विज्ञानी थे, स्टार क्लस्टर ऐसा होता है कि जहाँ पे तारे जन्म लेते हैं।
एक जगह में बहुत सारे तारे जिसका मोरलेस एक ही उम्र के तारे जो है उसको एक साथ अध्ययन करके उसके बारे में जानकारी होता है, कितना दूर है, कितना उसका उम्र है, उसका आगे क्या होने वाला है। ये एक जमाना था 40 साल पहले। अभी हमारा बड़ा बड़ा दूरबीन से हम और भी दूर के देखने की कोशिश करते हैं। इसको बोलता है एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सोर्सेस, जहाँ पे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ है उसके बारे में जानकारी के लिए, यूनिवर्स का और भी दूर में जो हो रहा है, गैलेक्टिक सेंटर में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। ये एक रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट आते हैं वो पीएचडी करने के लिए आता है। तो मास्टर फॉर साइंस एक बार किसी ने फिजिक्स ने और मैथमेटिक्स ने अध्ययन करने के बाद हमारा अपना पीएचडी एडमिशन टेस्ट रहता है, उसी के हिसाब से स्टूडेंट्स सिलेक्टेड होते हैं पीएचडी करने के लिए। बट हाल ही में हम लोग अभी एमटेक पीएचडी भी चालू किए हैं। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है उसको में देखा जाता है कि काफी सारे स्टूडेंट बाद में फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स करने के लिए उत्सुक होते हैं। तो उसके लिए ये नया एक स्कीम चालू हुआ है, इसको हम बोलते हैं कि एमटेक पीएचडी प्रोग्राम। और भी ये है कि ये उत्तराखंड का एक अनोखे जगह में है, हिमालय में है, तो हम लोग के लिए सबकी गर्व की बात है। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो बाकी यूनिवर्सिटीज है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करके उसका जो स्टूडेंट है जो थोड़ा आगे एडवांस स्टडी के लिए उत्सुक है उसको कुछ मौका दिया जाए। हाल फिलहाल में जो शोध कार्य हुए हैं उस विषय में कुछ बताएं। तो अभी मैं जैसे बता रहा था कि अभी ज्यादा से ज्यादा उत्सुक है लोग और भी दूर देखने के लिए। तो हम सोलर फिजिक्स करते हैं, तो हम सूर्य के ऊपर गवेषणा करते हैं। तो सन तो हमारे नियरेस्ट स्टार है, तो उसके लिए हम सैटेलाइट डेटा भी काफी यूज करते हैं। ग्राउंड बेस्ड ये जो दूरबीन है इसका वेदर के वजह से हम लोग कुछ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल लाइट जो है वही हम देख सकते हैं। बट ये ज्यादा से ज्यादा दूर का जो ऑब्जेक्ट है इसमें एक्सरे, अल्ट्रावायलेट ये भी सब रेज आते हैं, उनको देखने के लिए आपको स्पेस में जाना पड़ता है। तो टेलीस्कोप स्पेस सैटेलाइट में लगाएंगे तो उसके हिसाब से भी आपको काफी जानकारी हो सकता है। तो मॉडर्न डे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी, इसके ऊपर काफी काम हो रहा है। तो हमारा अपना एस्ट्रोसैट सैटेलाइट है और 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप जिसके बारे में मैंने अभी बताया, उसके साथ मिलजुल के हम लोग एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सोर्सेज, गामा रे बर्स्ट, ये क्या होता है तारा जब अंतिम स्टेज में जाते हैं उस टाइम में उसका एक्सप्लोशन होता है, कि सुपरनोवा एक्सप्लोशन भी बोलते हैं। उसी टाइम में बहुत सारे रेज उससे होता है। तो क्यों ऐसा होता है, कब ऐसा होता है, इसके जानकारी के लिए हमको ये मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी करना पड़ता है। तो अभी एस्ट्रोनॉमी एक मल्टी वेवलेंथ और मल्टीनेशनल भी हो गया है, बिकॉज हम एक तारा यहाँ से रात में ही देख पाएंगे, तो जब यहाँ पे सुबह हो जाएंगे वो तारे को तो देख नहीं पाएंगे। तो दुनिया का जो दूसरी जगह में जो दूरबीन है उसके साथ क्या दिखा जा रहा है, उसके साथ ये इंफॉर्मेशन कंबाइन करेंगे तो अब पूरा जानकारी उसका होगा। अभी एस्ट्रोनॉमी का फील्ड में मल्टी इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और इसके हिसाब से हमारा जो काम है उसका भी काफी सारे जानकारी बाकी दुनिया को भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल से इंटरनेशनली इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग ए वेरी गुड रिकॉग्निशन कि हाई लेवल ऑफ रिसर्च यहाँ से भी हो रहा है। बात करें इसकी लोकेशन की, हिमालयाज में एरीज का होना किस तरह से इस संस्थान की उपयोगिता को दर्शाता है? हाँ, ये एक बहुत ही अपने इम्पोर्टेंट बात किए है। पहली बात तो ये है कि आसमान साफ होने से ही आप दूरबीन से दूर देख सकता है। तो इसीलिए जितने भी आप ऊपर ऊंचाई में जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए आसमान साफ होता है और अंधेरा भी होता है, डार्क स्काई इसको बोलता है। ये भी बहुत ही जरूरी है। हम लोग इसके लिए कैंपेन कर रहे हैं कि थोड़ा हमारा रिसर्च करने के लिए थोड़ा बहुत डार्क स्काई जगह हिमालय में दे दिया जाए। तो ये देवस्थल एक्चुअली एक अनोखे जगह है जहाँ पे काफी सुंदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। तो साइंटिस्ट ने 20 साल पहले ये पूरा हिमालय में जहाँ जगह जगह जाके, इसको हम लोग बोलते हैं साइट सर्वे, तो डिफरेंट जगह जाके उन्होंने देखा कि कहाँ पे ये कंडीशन सबसे अच्छा होगा दूरबीन लगाने के लिए। तो उसी हिसाब से ये देवस्थल जगह चुना गया था। इंटरनेशनली ऑल्सो अब पूरा ग्लोब के बारे में भी देखे तो इंडिया का एक लॉन्गिट्यूडिनल एडवांटेज भी है। देखिए, जब
जब मैंने जैसे बोल रहे थे कि सूरज तो जापान से चालू होता है, उसके बाद यहाँ पे दिखता है, उसके बाद यूरोप में दिखता है, आगे अमेरिका में दिखता है। तो कोई भी तारे को आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करने के लिए ये जो लॉन्गिट्यूडनल हमारा इंडिया का जो पोजीशन है उसमें अच्छा वाला दूरबीन होना बहुत ही जरूरी होता है। ये एक एस्ट्रोनॉमी के लिए हो गया है, और एक एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए आपने जैसे बताया कि हिमालय का एक जगह में ये अनोखे जगह है जहाँ पे एटमॉस्फेयर काफी साफ है, उसमें कैसे अभी ये जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, अचानक क्यों इतना क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्यों क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ये सब स्टडी करने के लिए भी एक्चुअली नैनीताल और देवस्थल दोनों जगह ही काफी सुंदर है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली में जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, अभी प्लेन्स में भी कुछ ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, हल्द्वानी में कुछ एक कैंप लगाया है, वहां पे भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसका पोल्यूशन कैसा है, नैनीताल में कैसा पोल्यूशन है, इसको क्यों 40 किलोमीटर के अंतर में जो ग्रेडियंट है, जो हाइट का जो डिफरेंस है, उसमें क्या फर्क हो रहा है, उसकी वजह से कि अचानक ये क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, इतने सारे लैंडस्लाइड हो रहा है, तो एनवायरनमेंट में काफी फर्क, काफी चेंजेस तो हो रहा है। तो ये क्यों चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो बताया जाता है, उसके लिए भी हम लोग को रिस्क में काम हो रहा है। उसका ऑब्जर्वेशनल जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर कंप्यूटर में मॉडलिंग ये सब हम लोग करते हैं। हमारा डेटा बाकी जो मॉडलर्स है उनको देते हैं कि उसके हिसाब से वो आगे बताया जाए कि अचानक क्यों क्लाउड फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन का पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है। अचानक जब विंटर में कभी ऐसा पहले नहीं होता था कि अचानक इतना बारिश हो गया है, लैंडस्लाइड हो गया है, ये भी हम लोग एरिस का मनोरा पीक से इसका स्टडी भी करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके संस्थान में क्लाइमेट चेंज को लेकर भी काफी शोध कार्य हो रहे हैं, जो भावी शोधकर्ता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों इतना जरूरी है कि इस विषय पर अब बढ़ चढ़कर शोध किया जाए? देखिए, इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। हमारा यहाँ पे लाइफ रहने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, एक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होना चाहिए। तो इसको आपको जानकारी नहीं होगा तो आगे 10 साल में या 50 साल में क्या होने वाला है, अचानक सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरा ग्लोबली सारा विश्व में इसे काफी चर्चा हो रहा है, क्यों इतना परिवर्तन हो रहा है। तो आगे जो अभी जो होशियार बच्चे हैं, ये लोग अभी काफी स्मार्ट भी होते हैं, तो इनके लिए ये सब थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। वो जानकारी को लेके हमको एडवांस स्टडी, रिसर्च, जो हमारा डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको डेटा लेके, मॉडलिंग को लेके हम आगे जा सकते हैं। एरीज नैनीताल के निदेशक डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी के साथ शुभी बेलवाल की बातचीत आपने सुनी। स्वरांश सौजन्य राकेश ढोंडियाल, आकाशवाणी देहरादून। हमारे देश का प्राचीन पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान अपने आप में एक अथाह अमूल्य भंडार है। एआईसीटीई शिक्षा मंत्रालय के इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन के राष्ट्रीय समन्वयक, आईआईटी इंदौर से जुड़े बायोसाइंसेस विशेषज्ञ प्रोफेसर गंटी सूर्यनारायण मूर्ति पत्रिका को बताते हैं, हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग है, ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर काम करता है। इसके अलावा हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा अभी जो लाइब्रेरीज में तक सीमित है, उसको लैबोरेटरीज तक कैसे लेकर आ सकते हैं, बाई encouraging new research, new capabilities in for doing research, ये सब हम कर उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो हम मानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो भारतीय भाषाओं में है और उसकी अभिव्यक्ति जो है भारतीय सभ्यता, कल्चर से होती है। तो इसीलिए हम भारतीय भाषा समिति, जो शिक्षा मंत्रालय का दूसरा विभाग है, उनके साथ काम करते हैं। इनोवेशन सेल के साथ भी काम करते हैं मिलकर, क्योंकि हम मानते हैं कि इंक्लूसिव एक्सेलेंस होना चाहिए। हमको सबको साथ, जैसे आपने कहा, मैं नहीं हमको सबको साथ लेकर चलना चाहिए और एक्सेलेंस की तरफ, उत्कृष्ट भारत बनाना है। तो उसके लिए हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। एक जैसे शिक्षा, अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसमें बहुत सारे करिकुलम चेंजेस की बात किया जा रहा है। तो उसके लिए जो ऑथेंटिक, जो शास्त्रीय प्रमाण जिसकी उपलब्ध हों, ऐसा ज्ञान हमारे पाठ्य पुस्तकों में आना चाहिए। उसके लिए जो ये शास्त्रीय ज्ञान है कि नहीं, उसके प्रमाण है कि नहीं, ये सब ऐसे हम चुन कर, ऐसे ज्ञान के जो बुकलेट्स वो सब बनाकर हम
शिक्षा प्रणाली में उनका हमारा योगदान रहता है टेक्स्ट बुक्स में लेकर आने का। दूसरा, उच्च शिक्षा पर भी हम, जैसे आपने कहा था कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसको अगर हमारे प्राचीन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है और वो सोचेगा कि उस जमाने में तो वो था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं क्या करूंगा, तो उसके परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में उस ज्ञान को कैसे यूज किया जा सकता उसमें है। भाषा भी बदलेगी थोड़ी सी, हाँ, थोड़ा कंटेम्प्रेरी एक एग्जैक्टली युवाओं के। हाँ। और फिर उनके लिए डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज भी बना रहे हैं। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग का कोई ग्रेजुएट है मान लीजिए, तो वो स्ट्रक्चर्स कैसे बनते थे, हमारे किले कैसे बनते थे, हमारे मंदिर कैसे बनते थे, हमारे राजभवन कैसे बनते थे, और वो अगर नदी के पास होता तो उसका फाउंडेशन कैसे बनता था जो टिल्ट नहीं होता, इस तरह के बहुत सारे विषय हम लोग जान सकते हैं, उससे प्रेरित हो सकते हैं। और अभी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता है, जल संसाधन को जो मैनेज करना है, प्रबंधन करना है, तो उसके बारे में भी हम बहुत सारे रीजन स्पेसिफिक अलग अलग भारत के प्रदेशों में उनके जल प्रबंधन का अलग अलग व्यवस्थाएं थे, उन व्यवस्थाओं से हम आज के जो सॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज का जो सॉल्यूशन है, उनसे निकाल सकते हैं, उससे प्रेरित होकर निकाल सकते हैं। तो वो सब हम कोर्सेस बनाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कार्यरत हैं। और तीसरा, इंडिविजुअल रिसर्चर्स होते हैं जो परिशोधन कार्य में लगे रहते हैं, उनको मदद करने के लिए हम बहुत सारे आउटपुट बेस्ड रिसर्च प्रपोजल प्रोग्राम्स हम सपोर्ट करते हैं। उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, साइंटिफिक टॉपिक्स हैं, साहित्य के टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक के टॉपिक्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, सब जो भी, जैसे मैंने पहले कहा था कि यन्न भारतम तमन्न भारतम, सभी पहलुओं पे हम उसमें रिसर्च प्रपोजल्स को सपोर्ट करते हैं। और तीसरा ये है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर हमको इंस्टीट्यूशनली डेवलप करना है तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड करना होगा। तो हम इंस्टीट्यूशन लेवल्स पे IKS सेंटर्स पूरे भारत में खोल रहे हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। तो अभी वर्तमान में कितने सेंटर्स हैं और कितने अभी? वर्तमान में अभी 13 भारत में IKS सेंटर्स हैं। आगे अगले 6 महीने में हम 40 और सेंटर्स खोलने वाले हैं। और रिसर्च प्रपोजल्स हमने अभी तक 36 रिसर्च प्रपोजल्स हमने फंड किया है और लास्ट 6 मंथ्स में, लास्ट 6 महीने में। और आगे जाकर आगे क्या ये अलग अलग विषयों पर है? अलग अलग विषयों पर, जैसे मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, गणित पर है, केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजीज पर है, दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पॉलिटिकल थियरी पे है, तीसरा वाटर मैनेजमेंट पे है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर है, और शिल्पशास्त्र, वास्तु एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग पे है, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशियोलॉजिकल मॉडल्स यूजिंग एन एमिक पर्सपेक्टिव, इस पर है। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स पे हम काम करते हैं। तो क्या अन्य मंत्रालयों का भी साथ आपका? बहुत होता है, हम सभी मंत्रालयों के साथ जुड़ते हैं, विशेषकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़ते हैं, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा की अभिव्यक्ति जो है भारतीय सभ्यता में होती है, हमारे कलाओं के द्वारा होती है। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर एक धारा इवेंट कर रहे हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स कर रहे हैं, जिसमें धारा एंड ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, धारा जो हमारी ज्ञान गंगा है, ज्ञान बहुत प्रवाह अच्छा है, नाम है, उसको धारा के नाम से हमने रखा है। तो इसमें हम आयुर्वेदा पर देख रहे हैं। तो आगे अगले 25 साल में जो अमृतकाल है, उसमें आयुर्वेदा को किस तरह से हमको डेवलप करना है, कहाँ तक पहुंचाना है, उसके बारे में बौद्धिक विचार होने वाले हैं। और जन भागीदारी भी बहुत उत्कृष्ट तरीके से होने वाली है। इसमें हम आसपास के गांव से 800 के करीब ट्रेडिशनल हीलर्स को लेकर आ रहे हैं। अच्छा। जो बेंगलोर जैसे सिटी में आकर वहां पे लोगों से मिलेंगे और वहां अपना पारंपरिक ज्ञान देंगे। और हम प्लांट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके ऊपर वर्कशॉप कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए, और जैसे आयुर्वेद की दृष्टि से पकवान कैसे बन सकते हैं उसके ऊपर कर रहे हैं। इस तरह से बहुत जन भागीदारी के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट मंथ हम लोग करने वाले हैं एक आयुध कला पर, जो भारत के मार्शल आर्ट्स ट्रेडिशंस हैं उस पर एक धारा का इवेंट करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। उसके बाद हम भारत के मैरिटाइम ट्रेडिशंस जो हैं और फॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर एक और धारा के इवेंट करने वाले हैं। उसके बाद म्यूजिक पर, उसके बाद कृषि पर, रसायन शास्त्र पर और धातु शास्त्र पर, ऐसे 7-8 इवेंट हम लोग नेक्स्ट 7-8 महीने में करने वाले हैं। आपने इतनी सारी बातें बताई, उसमें हम कब कला में गए, कब विज्ञान प्रौद्योगिकी के, मैं समझ में नहीं आया। इतना ओवरलैपिंग है हमारे पूरे। अब वो एक अनोखा बात होता है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का, क्योंकि हम जब कलाओं की बात कर रहे थे आप, तो
मान लीजिए उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। जैसे हम मंदिरों में जैसे या इवन एल्लोरा के केव में पेंटिंग्स देखते हैं, वो पेंटिंग तो कला है, चित्रकला है, और उन्होंने बहुत अच्छा कला है, वर्ल्ड रिनाउंड है, विश्वविख्यात है। लेकिन उसके जो डाइस जो बनाए, उनकी जो एक्चुअल पेंट कलर्स जो बनाए, वो सब नेचुरल कलर्स यूज किए। लेकिन वो कैसे बनाते थे, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आज है नहीं, तो उसको अगर समझना है तो एक आर्टिस्ट का बस का बात नहीं है, एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर की बात है। तो एक केमिस्ट्री प्रोफेसर एक आर्टिस्ट के साथ मिलकर ये बताएंगे और शोध करेंगे लैबोरेटरीज में कि वो डाई कैसे बनता था, और वो फिर हमारे आर्टिस्टों के हाथ में आज पहुंचाएंगे, जिससे कि हम वो पेंटिंग्स फिर से बना सकें। 26 दिसंबर को भोपाल में एक भव्य आयोजन में मध्य प्रदेश साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया। मैं अखिलेश गुप्ता हूँ और मैं सीनियर एडवाइजर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मेरा परिचय सबसे अच्छा ये है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी को लीड करने का मुझे मौका मिला, और हमने वो राष्ट्रीय नीति जो बनाई उसकी अभी सरकार उसको फाइनल करेगी। लेकिन जो मध्य प्रदेश की जो नीति है ये उसी थोड़ा बहुत उसी स्क्रिप्ट को लेकर बनाई गई है, और मैं इस मध्य प्रदेश की विज्ञान नीति के साथ जुड़ा रहा हूँ। इसकी जो शुरुआत की भूमिका थी और शुरुआत का जो काम था उसके साथ काफ़ी मैं और मेरी जो टीम है उसके साथ जुड़ी गई है। देखिए, अब धीरे धीरे पूरा विश्व ये जानने लगा है कि विज्ञान, तकनीकी और नवाचार इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी वर्ल्ड के जो देश हैं, सारे के सारे देश जानने लगे हैं कि अगर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ करनी है, उसमें विज्ञान, तकनीकी और नवाचार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ का स्वतंत्रता दिवस के दिन ये घोषणा की थी कि ये जो अगला आने वाला डिकेड है, ये डिकेड तकनीकी का डिकेड होगा, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सब लोग एस&टी पॉलिसी का काम करें, और हर प्रदेश को अपनी एक विज्ञान नीति बनानी पड़ेगी, जिससे कि वो आगे चल के वो उससे उस प्रदेश की सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उससे लिंक हो जाती। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ इनोवेशन ने पिछले 7-8 सालों में काफ़ी प्रगति की है। 2016 में जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया लॉन्च किया था मिशन, उस समय केवल 400 के आसपास स्टार्टअप थे उस कंट्री में। आज 85,000 हो गए हैं। तो भारत ने ये नवाचार का जो जिस तरह का एक जो ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ विश्व के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये माना जा रहा है कि भारत में इनोवेशन की इंटेंसिटी डेवलपमेंट की इंटेंसिटी से ज़्यादा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ इनोवेशन फास्टर है डेवलपमेंट से। स्वरांश सौजन्य राजेश भट्ट, आकाशवाणी भोपाल। 25 दिसंबर को श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने विशेष रूप से याद किया। उनका दिया हुआ जय विज्ञान का नारा कृतज्ञ देश हमेशा याद रखेगा। समय का ये पड़ाव कुछ ऐसी विज्ञान विभूतियों के जीवन चक्र की तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है जिनके योगदान के बिना राष्ट्र की विज्ञान गाथा के कुछ पन्ने अधूरे रह जाएंगे। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, आचार्य सत्येंद्र नाथ बोस, डॉक्टर अवतार सिंह पेंटल और डॉक्टर विक्रम साराभाई को पत्रिका का विनम्र नमन। मनोज माइंडकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।